हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके सामने वीकली करंट कंपाइलेशन लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि आज हम 16 तारीख से 22 नवंबर वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको खबरें दिखा देता हूं, कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे जो प्रिजनर्स हैं, है ना, जो ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि अभी ये आरोपी हैं, और क्योंकि ये आरोपी हैं तो इसकी वजह से ये जेलों में बंद है, जिसकी वजह से हमारी जेलें हैं जो वो ओवर क्राउडेड हैं, और उनके लिए कुछ समाधान कि ओवर क्राउडेडनेस को कम किया जा सके उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कुछ समाधान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं कि हमने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है जो वो बना ली है। अब वो हमारे पास इंडिजिनियस है और हमारे पास मौजूद है। तो क्या होता है, क्या डिफरेंस है हाइपरसोनिक मिसाइल में, और इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल जो पहले से मौजूद हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा एक ही बहुत बेहतरीन चीज़ जिसका नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न है जो यूनिकॉर्न मास्ट कह सकते हैं आप, ये जापान ने भारत को अभी दिया है, या ये कह सकते हैं कि भारत और जापान ने मिलकर के इसको बना लिया है, डेवलप कर लिया है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो कलिंगा सर्प है ना, ये एक नया आप कह सकते हैं, नई प्रजाति तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि नया क्लासिफिकेशन किया हुआ है हमने, वर्गीकरण एक नया किया हुआ है। किंग कोबरा की ही जो कैटेगरीज हैं उसी में जो कोबरा की जो कैटेगरीज होती हैं उसका एक नया वेरिफिकेशन या वर्गीकरण है जो वो हमने किया हुआ है। इसके अलावा ये न्यूज़ है जो कि टेरी की एक रिपोर्ट है जो किसके बारे में है कि अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिल जाएगी, कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा इसमें दिए हुए हैं कि कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा पॉल्यूट करता है, कौन से किससे हेल्थ को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ग्रेप सिस्टम क्या है, ग्रेप सिस्टम में क्या क्या कैटेगरीज हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये EDUR कंप्लाइंस को लेकर के है कि भाई यूरोपियन यूनियन ने क्यों डिफॉरेस्टेशन को लेकर के बनने वाले उत्पादों पर को खरीदने से मना कर दिया है, क्या है उसके पीछे का कारण ये, और इससे भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसके आगे ये देखिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी ये, क्योंकि युद्ध के बीच में अभी इस वक्त रशिया और यूक्रेन दोनों युद्ध में जुड़े हुए हैं, और इसी दौरान क्या खबर आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि पुतिन ने अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें कुछ बदलाव किया है। तो क्या बदलाव किया है ये देखेंगे। इसके अलावा ये कैरीकॉम है, ये क्या चीज़ है, कैरीकॉम, और इसमें जो 7 पिलर्स के बारे में बात की गई है, 7 की पिलर्स के बारे में बात की गई है कैरीकॉम। तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, तो वो 7 पिलर क्या हैं और वो किस तरीके से कैरेबियन द्वीप से जुड़े हुए जो देश हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं हमें डिस्कस करनी है। और डिस्कशन को शुरू करूं इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I फास्ट ट्रैक बैच के बारे में। P2I फास्ट ट्रैक बैच मतलब कि अगर आप 2025 के लिए प्रयासरत हैं तो आप अभी से इस बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच की जो क्लासेस हैं आप देख पा रहे हैं कि इस क्लासेस हैं जो 27 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 27 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। बैच की जो टाइमिंग रखी गई है वो है आपकी सुबह के 8 बजे, और ओम लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर ये जो फीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और 18,999 में मिल जाएगी। और क्योंकि ये P2I बैच है तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि P2I बैच में सारी सुविधाएं हैं, प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर आपको कराई जाएगी। कहने का मतलब है कि आपका पूरा फाउंडेशन भी इसमें शामिल है, आपकी जो SIP वाली चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल है, सक्सेस इन प्री वो भी इसमें शामिल है, मेंस के लिए हमारे पास जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो भी इसमें शामिल किया गया, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्री को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि प्री अब आने ही वाला है, तो उसके लिए भी स्टडी IQ SIP बैच है जो वो लॉन्च कर चुका है। SIP प्लस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सक्सेस इन प्री के तहत हम यहाँ पर ये लाइव क्लासेस के दौरान आपका पूरा रिवीजन, जो पूरी जो सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट रिवीजन आपको करा दिया जाता है। तो एक बार जब आप इसका कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, दूसरी चीज़ क्या है कि टेस्ट, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लें, पढ़ाई के अलावा अगर प्री पास करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या,
क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो, वो आपको इसमें कराई जाएगी। लगभग 75 के आसपास टेस्ट हैं वो इसमें आपको करने को मिलेंगे और उनके सारे सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। और इस बैच की शुरुआत हो रही है 30 नवंबर से। ओम लाइव कोड का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपको 5999 में ये बैच है जो मिल जाएगा। तो फटाफट इसमें एनरोल करके अपने प्री को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये भी सुबह 8 बजे वाला ही बैच है, ठीक है। चलिए, प्री पॉलिटी से रिलेटेड जो हमारी पहली न्यूज़ है उस पर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्टेट ऑफ इंडियाज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स प्लान्स टू ईज सेंटेंसिंग। क्या है कहने का मतलब, देखिए समझिए इसमें अंडर ट्रायल को लेकर के। पहले तो आप अंडर ट्रायल शब्द का मतलब समझें। अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल अगर कहा तो मतलब ये हो गया आरोपी, ठीक है। आरोपी, आरोपी का मतलब ये अभी अपराधी नहीं है। अपराधी कब, किसको हम अपराधी कहेंगे? अपराधी हम किसी को भी तब कहेंगे जब न्यायालय ने उसको अपराधी घोषित किया है। तो पहली बात तो ये आरोपी नहीं, ये सिर्फ आरोपी है, ये अभी अपराधी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये आरोपी है तो इसकी वजह से, अंडर ट्रायल होने की वजह से इसको कहाँ रखा जाता है? जेलों में रखा जाता है। और इस कारण से हमारी जेलों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। क्या? ओवर क्राउडेडनेस की, है ना। जेलें भर चुकी हैं, जेलें भर गई हैं, भरी हैं। मतलब आप कह सकते हैं ओवर क्राउडेडनेस, ओवर क्राउड हो गई हैं जेलें, बहुत ज़्यादा भर चुकी हैं। और क्योंकि ये ओवर क्राउडेड है तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक अपराध किया नहीं है वो अभी जेल में है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इनके तो अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि सर पैसा भी बहुत खर्च हो रहा होगा, क्योंकि जब लोग ज़्यादा हैं तो उनको मेंटेनेंस की वजह से, जेलों को मेंटेन करने की वजह से सरकार को ज़्यादा आवंटन करना पड़ेगा पैसा, और उसके कारण है जो पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, पैसा खर्च, ठीक है, पैसा है जो वो भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है इस जगह पर। तो हमें क्या करना चाहिए? इनको खुला छोड़ दें? खुला भी नहीं छोड़ सकते, है ना, खुला भी नहीं छोड़ सकते। खुला क्यों नहीं छोड़ सकते? अब मान लीजिए कि कोई ऐसा अपराधी, सच में कोई अपराधी हुआ और उसको खुला छोड़ दिया, तो उसने सबूत मिटाने के लालच में किसी का मर्डर कर दिया या किसी के साथ कोई अपराध कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी एक दिक्कत वाली चीज़ है कि करें तो करें क्या। तो इसको सॉल्यूशन के तौर पर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, सुप्रीम कोर्ट की सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, सुप्रीम कोर्ट की सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, इनकी तरफ से एक सॉल्यूशन आया है कि सर एक काम करिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर है जो, वो अगर लगा दिया जाएगा तो इससे बचा जा सकता है। तो अब पहली चीज़ तो ये आ गई कि भाई ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अलाउड होगा या नहीं होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ट्रैकर लगा करके घूम रहा है ना, पैर में, हाथ में, कहीं पर भी, और वो विजिबल है, तो ये भी एक अपने आप में संकट है ना। एक मतलब इसका संकट क्या होगा? इसका संकट क्या होगा? इसका संकट क्या होगा, है ना? इसका संकट ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है ना, तो उसकी छवि है जो वो खराब हो रही है। मान लीजिए वो सिर्फ आरोपी है, लेकिन समाज तो उसको अपराधी ही ट्रीट करेगा अगर वो ऐसी डिवाइस लगा करके घूम रहा है जिसके बारे में लोगों को पता है कि कंपलसरी है, इसको लगा के जाना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याएं हैं जो वो इसको झेलनी पड़ेंगी। दूसरी प्रॉब्लम आप यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं? दूसरी प्रॉब्लम आप ये कह सकते हैं इसकी प्राइवेसी का भी हनन हो रहा है ना। इसकी जो निजता है उसका भी हनन हो रहा है, क्योंकि अब ये कहाँ जा रहा है, हर एक चीज़ आप ट्रैक कर रहे हो, हर एक मूवमेंट पे आपको खबर है, तो इसकी प्राइवेसी का भी हनन हो रहा है। तो प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो आप तो कह सकते हो कि सर आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट खड़ा हो गया। तो मामला है जो वो इस तरफ भी जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर जैसी डिवाइस अलाउड है या नहीं है। तो मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 की अगर बात करते हैं, मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, और अगर हम 2023 वाले इस एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रिजनर को, यानी कि किसी भी कैदी को छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशनल
लीव मिलेंगी, वो उसको जो लीव मिलेंगी उसको छोड़ा जा सकता है, लीव पर लीव दी जा सकती है उसको, लेकिन वो कंडीशनल होंगी। और कंडीशनल क्या होंगी? कंडीशनल में आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर जैसी चीज़ों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो है कि भाई हाँ एक्ट बना दिया है, और एक्ट में ये क्योंकि आज से तो हो नहीं रहा, ये तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है बात, क्या है ना, कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए एक्ट में ये चीज़ डाली हुई है कि अगर कंडीशनल लीव, और अगर मान लीजिए कि ये छेड़छाड़ करता है, उतार देता है उसको, तो उसकी लीव है जो वो कैंसिल हो जाएंगी, और लीव कैंसिल हो जाएंगी तो वापस उसको जेल में बुला लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रावधान है, और ऐसी शुरुआत ऑलरेडी उड़ीसा कर चुका है। तो पहल है जो करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ये तो रही न्यूज़ की बात, लेकिन एक ये हिंदू का एक आर्टिकल था, लेकिन अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल देखते हैं, और उस आर्टिकल में कुछ डेटा दिया हुआ है जो इसमें और ज़्यादा जान डाल देता है, इस आर्टिकल में और ज़्यादा जान डाल देता है। तो वो जो, अगर मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि भाई अगर हम कह रहे हैं ओवर क्राउडेड हैं, तो ओवर क्राउडेड भी कितनी ओवर क्राउडेड है, कुछ डेटा अगर आपको मिल जाए तो टोटल, अगर मैं अंडर ट्रायल्स की बात करूँ, टोटल अंडर ट्रायल्स की बात करूँ कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो आरोपी हैं, वो टोटल कितने हैं, और मतलब जितने टोटल जेल में जितने लोग कैदी हैं उनके टोटल कितने लोग ऐसे हैं जो कि अंडर ट्रायल कैटेगरी में आएंगे, तो आपको डेटा मिलेगा 75.8%। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने टोटल लोग जेलों में मौजूद हैं उनके 75% तो ऐसे हैं जो अभी सिर्फ आरोपी हैं, और यहाँ पर वो जेल की सज़ा है जो वो भुगत रहे हैं। क्या पता वो निर्दोष निकले, जब सुनवाई हो, कोर्ट में मामला जाए और वो निर्दोष निकले, तब तो वो बेकार में ही जेल में है एक तरह से, है ना। मतलब 75% का मतलब आप हर चौथे में से 3 लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, एक आदमी है जो आरोपी है, अपराधी है, बाकी सब अंडर ट्रायल हैं, 4 में से अगर बात करते हैं तो। ठीक है, तो टोटल अंडर ट्रायल्स की ये कहानी है। वहीं महिला अंडर ट्रायल्स की बात करें तो उनका भी डेटा ऐसा ही है। महिला आरोपी, इनकी अगर बात करते हैं तो इनका डेटा है 76.33%। और ऐसे लोगों के डेटा की अगर बात करते हैं जो कि 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी वो अंडर ट्रायल कैटेगरी में हैं, और 3 साल हो गए उनको सज़ा जेल के अंदर, उनकी अगर डेटा की बात करते हैं 3+ ईयर, जिनको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो है 8.6%। तो जैसे ही आप अपने आंसर में उत्तर लेखन जब आप करें और आंसर में ये डेटा अगर आप लिखते हैं, तो उसके बाद इस पूरे प्रकरण की वैल्यू है जो वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले साइंस एंड टेक की तरफ चलते हैं। और साइंस एंड टेक में जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि भाई with DRDO successfully testing the India's first long range hypersonic missile, all you need to know about the weapon। ठीक है, यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में चर्चा है कि भाई DRDO के साथ मिल करके हमने जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको विकसित कर लिया है, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। तो लॉन्ग रेंज है तो क्या है, कितना है, क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखो हमारे काम की क्या चीज़ें हैं इसमें, पहले तो कुछ फैक्ट, कहाँ से लॉन्च किया जाए, कहाँ पर इसको बनाया गया, तो आप ये कह सकते हो कि कहाँ से इसका ट्रायल किया, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, वहाँ से किया गया। खैर ये तो एक फैक्ट हुआ, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि लॉन्ग रेंज हम इसको बोल रहे हैं, लॉन्ग रेंज, तो इसका मतलब है इसकी रेंज है कितनी, 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप कहेंगे सर हमारे पास तो पहले से बैलिस्टिक मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक की क्या जरूरत थी। हाइपरसोनिक एक क्रूज मिसाइल होती है और ये बैलिस्टिक मिसाइल। तो अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं, एक तो देखो बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास अच्छी खासी क्षमता है, 5000 किलोमीटर तक हमारा क्षमता रखते हैं इसमें। ठीक है, और ये डर कायम करने के लिए, डिटरेंस कायम करने के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि हमसे 5000 किलोमीटर दूर पर बैठा हुआ जो देश है वो भी ये बात समझता है कि भारत के पास ऐसी तकनीक है कि वहाँ बैठे बैठे हम, या आपके जो दूसरा देश है 5000 किलोमीटर दूरी पर जो बैठा है उस पर भी हम मार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें देखिए, इनमें होता क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्री डिफाइंड पाथ होता है ना, पहले से ही प्री डिटरमाइंड पाथ होगा कि किस तरीके से जाते हैं। तो वो पहले ऐसे जाएंगे और आप मान के चलिए कि ये मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर है आपका, तो एटमॉस्फेयर को पार करेंगे और बाहर जाएंगे और फिर उसके बाद वापस अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये पैराबोलिक फॉर्म में जाएंगे और फिक्स जगह पर, पहले से प्री डिटरमाइंड पाथ है, इस रास्ते से जाएंगे, इस जगह पर गिरेंगे।
ठीक है, मारक क्षमता है, मार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको आप मैन्योर नहीं कर सकते, चेंज इनके रास्ते को आप बदल नहीं सकते, ठीक है, रास्ते को इनको बदल नहीं सकते। तो ये हो गया आपका क्या, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये हो गया आपका बैलिस्टिक मिसाइल, रास्ते को इसको बदल नहीं सकते। लेकिन अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात करता हूँ, क्रूज मिसाइल की बात करता हूँ, तो क्रूज मिसाइल में देखो ये क्रूज मिसाइल, तो क्रूज में ही हाइपरसोनिक भी आ जाएगा, हाइपरसोनिक, ठीक है। हालांकि इसमें ना न्यूक्लियर कैपेसिटी भी मानी जाती है, न्यूक्लियर वेपन को भी ले जाने की क्षमता इसमें होती है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए इसको अच्छा माध्यम माना जाता है, ठीक है, अच्छा माध्यम माना जाता है इसको। क्रूज मिसाइल में अगर डिफरेंस देखें तो देखो क्रूज मिसाइल का क्या है कि ये अगर आप देखेंगे तो ये पहले तो ऐसे उड़ेगी, अच्छा इसको ऊपर ले जाने के लिए आपने थ्रस्ट कैसे दिया है, ऊपर ले जाने के लिए जो आपने थ्रस्ट दिया है उसके लिए आपने रॉकेट का इस्तेमाल किया है, रॉकेट का इस्तेमाल किया है। इसमें ऐसा नहीं है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रॉकेट का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आप स्ट्रीम जेट इंजन से ही आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम जेट इंजन के माध्यम से ही यहाँ पर ये जो है वो ले लेता है, स्पीड ले लेगा और ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद ये सीधा, है ना, मतलब कहने का कि इसको अगर आप चाहेंगे आप इसका रास्ता बदलना तो आप इसका रास्ता है जो वो बदल सकते हैं, आसानी से इसका रास्ता है जो वो बदला जा सकता है। बीच में मान लीजिए कि आपको कहीं पर चेंज करना है तो भी आप इस रास्ते को आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रीम जेट इंजन का यूज़ कर रहा है तो मतलब एटमॉस्फेयर में ही जो हवा या गैसेस मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके ये थ्रस्ट पैदा कर लेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदा है कि रॉकेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये कि इसका रास्ता चेंज किया जा सकता है। रास्ता अगर हम चेंज कर सकते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब आसानी से इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता कोई और, है ना, आसानी से इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि जिस रास्ते में जा रहा है आपने बदल दिया अगर रास्ता, तो फिर इसको पता कर पाना कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि इसकी स्ट्राइक बहुत प्रिसाइज है, मतलब एग्जैक्टली आप जिस जगह पे मार करना चाहते हैं, प्रिसाइज है ना, बहुत प्रिसाइज, तो जिस जगह पर आप मार करना चाहते हैं उस जगह पर मार किया जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया, इसका रास्ता बदला जा सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया इसका ये बहुत सटीक जगह पर आप इसको मार कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, इसको न्यूट्रलाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 5 मैक बताई जा रही है, 5 मैक से भी ज़्यादा बताई जा रही है। 5 मैक से भी ज़्यादा मतलब हाइपरसोनिक, सोनिक का मतलब ही ये हुआ ना, हाइपरसोनिक है तो 5 मैक से ज़्यादा ही होगी, मतलब कि विंड की स्पीड से ज़्यादा। 5 मैक, ठीक है, 5 मैक से भी ज़्यादा है जो वो इसको बताया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, 5 मैक से ज़्यादा बताया जा रहा है। तो हाइपरसोनिक का मतलब हुआ कि आप ये कह सकते हो 5 मैक का मतलब यहां पर ऐसे समझ लो कि साउंड की जो स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है, ठीक है, उससे भी ये ज़्यादा तेजी से जा रही है, ठीक है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेजी से जा रही है, ठीक है। ज़्यादा भी क्या, ये 5 गुना तेजी से जा रही है, 5 गुना तेजी से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी अगर आ गई, ठीक है। ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक हो जाती है कि भाई 2015 के आसपास जापान को भारत ने मना लिया कि ठीक है आप अब इस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं करते, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनकी जो पॉलिसी है उसमें बदलाव आ चुका है। मतलब ये अब कोई भी ऐसी चीज़ को डेवलप नहीं करते जिसकी वजह से अशांति फैल सके, है ना। जब से आप कह सकते हैं कि वो जो हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद से ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन 2015 में अब इनको ये समझ में आने लगा है कि थोड़ा सा विश्व का रुख है जो वो बदल रहा है, तो जिसकी वजह से वापस से ये सारी चीज़ें कुछ शुरू करना पड़ेगा। और भारत ने 2015 में इनको मना लिया था कि भाई हमें क्या चाहिए होगा, यूनिकॉर्न मास्क के लिए बात होने लगी, यूनिकॉर्न मास्ट, ठीक है, यूनिकॉर्न मस्ट। क्या है ये मस्ट, आप ऐसे समझो, ठीक है, आप ऐसे समझो, पहले यहां पर मान लो कि एक शिप है, ठीक है, यहां पर एक शिप जा रहा है और ये यहां पर आप जानते हो कि यहां पर क्या है कि भारत इस तरीके से अपने रेडिएशंस को, ताकि अगर कुछ भी आ रहा हो तो हम उसको पकड़ सके, तो इंफ्रारेड रेडिएशन को
यहाँ से भेजा जाता है ना, इस तरीके के वो लगे रहते हैं, और फिर इनको वापस आगे भेजा जाता है। और फिर जब ये यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, कोई जग चीज़ है, तो फिर उससे टकराता है और फिर ये वापस से इंफ्रारेड रेज हैं जो ये वापस से आती हैं। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पर है ना, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये है जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने जो ये हमारा ये रडार वगैरह, रडार की रेंज में आपने सुना होगा ना ये शब्द कि भाई ये हमारे रडार में आ गया, तो इसकी वजह से कोई भी चीज़ जो जा रही है उसके बारे में आइडिया लग जाता है कि ये हमारे रडार में आ रहा है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट है जो हमारे देश की तरफ आ रहा है, तो हम इसको पहले से ही सचेत हो जाते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, दूरी पता चल जाती है, ऑब्जेक्ट पता चल जाता है, किस तरह का है, वॉरशिप है, क्या है, कैसा न्यूक्लियर पावर्ड है, नहीं है, ये सब पता चल जाता है। अब बात ये है कि ये जो यूनिकॉर्न मस्ट है, इसमें क्या है, मस्ट का मतलब यहाँ पर क्या, एक छतरी लगा दो। ठीक है, यहाँ पर एक छतरी लगा दो आप। अब क्या होगा, अगर एक छतरी लग जाएगी तो अब यहाँ से रेडिएशन आएगी और ये छतरी क्या करेगी, ये सारे रेडिएशन को क्या है, खींच लेगी। मतलब कहने का यहाँ से रेडिएशन गई है ना, यहाँ से रेडिएशन गई, लेकिन ये वापस नहीं जा पाएगी। तो अब जब ये वापस नहीं जा पाएगी, ये यूनिकॉर्न मस्ट है। ठीक है, ये यूनिकॉर्न मस्ट है। यहाँ से जब ये वापस नहीं जा पाएगी तो यानी कि इसको पता नहीं चलेगा। तो अब इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो वो जापान ने भारत को दे दी है, जिसके कारण से आप ये कह सकते हैं कि भारत के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि भारत अपने शिप्स पे इनका प्रयोग है जो वो कर सकता है। ठीक है, भारत इनका प्रयोग है जो कर सकता है। यूनिकॉर्न का मतलब है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ठीक है, तो ये रडार के माध्यम से जो मतलब कोई भी देश अपने देश की सुरक्षा करने के लिए क्या करता है, रडार का उपयोग करता है। भाई कुछ न कुछ उपकरण लगा रखे होते हैं कि अगर उसके क्षेत्र को कोई बाहरी तत्व या बाहरी कोई शिप हो गया, या इसके मामले में तो शिप ही कहेंगे क्योंकि मस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर कोई शिप वगैरह आता है और मान लीजिए कि कोई शिप आ रहा है, तो उसको पकड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, रडार को लिख की जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर लगा रखी है। पूरे देश को इन्होंने क्या है, चारों तरफ से, हर देश ने अपने चारों तरफ से रडार जो है वो सेटअप कर रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको पकड़ा जाता है। तो अब इसको बचाया जा सकता है अगर भारत इसका प्रयोग करता है। तो किसने बनाया है ये जापान के साथ मिलकर के भारत ने बनाया है। जापान प्लस भारत। भारत की तरफ से कौन है, भारत की तरफ से है भारत इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, भारत इलेक्ट्रिकल्स, इन्होंने मिलकर के इसको बनाया है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप, तो ये चीजें हैं जो इसमें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे एक और डेटा है जो कि बात कर रहा है किसके बारे में, कलिंगा सर्प के बारे में। ठीक है, कलिंगा सर्प के बारे में यहाँ पर चर्चा है। क्या चर्चा है, कलिंग सर्प है जो, इसको लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, सबसे पहली चीज की ये नई स्पीशी की एक कैटेगरी हो गई, कलिंग सर्प है ना, नई स्पीशी की कैटेगरी। खूबसूरत सा सांप दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना, कलिंग सर्प। ठीक है, कलिंग सर्प के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो आपने किंग कोबरा का नाम सुना होगा। क्या, किंग कोबरा, किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा को अगर हम साइंटिफिक नेम से बात करें तो ओफियोफेगस हैना, ओफियोफेगस हैना, ओफियोफेगस हैना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ओफियोफेगस हैना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, पहले ये माना जाता था कि ये विश्व में इकलौता यही है, बाकी इसकी कोई स्पीशी वगैरह नहीं होती। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे और ज़्यादा विकास हुआ है ना, जैसे जैसे आपकी जेनेटिक रिसर्च वगैरह बढ़ने लगी, तो फिर पता चला नहीं, 4 इसकी स्पीशीज़ हैं। तो 4 स्पीशीज़ मिली। 4 कौन कौन सी स्पीशीज मिली, 4 जो इसकी नई प्रजातियां मिली उनमें है एक आपकी जो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में, हमारे पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली प्रजाति। दूसरी आप ये कह सकते हैं कि ये इंडो चाइनीज क्षेत्र में, इंडो चाइनीज क्षेत्र में। तीसरी आप ये कह सकते हैं इंडो मलाया, मतलब मलेशिया, भारत, इंडो मलेशियन क्षेत्र में, मलेशिया
मलेशिया या मलाया कह दिया जाए, एक ही बात है, ठीक है। और इसके बाद फिलीपींस वाले क्षेत्र में, फिलीपींस वाले क्षेत्र में, तो ये 4 जो हैं वो जो इसकी स्पीशीज है जो वो मानी जाती थी, ये इसी की किंग कोबरा की ही स्पीशीज है, ठीक है। अब क्या है, अब एक और स्पीशी है जो वो मिल गई है, एक और कैटेगरी है जो वो यहाँ पर हमें मिल गई है, और एक और जो नई कैटेगरी मिल गई है वो किसकी है, वो कलिंग वाले क्षेत्र में। तो इसका नाम क्या रखा गया, कलिंगा सर्प रखा गया, मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र, कलिंग है ना, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा वाला जो क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में तो कलिंग सर्प। तो याद क्या रखना है, एक तो इसका साइंटिफिक नाम याद रखेंगे, तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है ओफियोफेगस कलिंगा, ओफियोफेगस कलिंगा, ओफियोफेगस कलिंगा, ठीक है, कलिंगा याद रखेंगे एक चीज। दूसरी चीज और क्या याद रख सकते हैं कि देखिए ये जो भारत वाला है ना, भारत वाला कोबरा, इंडियन कोबरा और ये आपका किंग कोबरा, इसकी अगर बात करते हैं तो ये IUCN की लिस्ट में सुभेद्य कैटेगरी में है, सुभेद्य मतलब वुल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है, वुल्नरेबल कैटेगरी में है IUCN की लिस्ट में। इसके अलावा इंडियन कोबरा की अगर बात करते हैं तो ये अभी नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। इसके अलावा देखो सर्प को लेकर के ये एक अपने आप में बड़ी खोज मानी जा रही है, तो इस लिहाज से सांपों की जो बिहेवियर होता है उसको लेकर के आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा 2024 में जो अभी इस बार जो क्वेश्चन आया, ठीक है, वो चीता को लेकर के जो क्वेश्चन आया वो भी बिहेवियर को लेकर के पूछा गया, ठीक है। तो थोड़ा सा सांपों के बिहेवियर के बारे में भी पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टेरी की रिपोर्ट पर चलते हैं। टेरी की अभी जो रिपोर्ट आई है, देख रहे हैं आप कि इस वक्त क्या है कि पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, दिल्ली वाले क्षेत्र में पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ग्रैप 4 जो है वो लग चुका है, ग्रैप 4 लग चुका है, तो ग्रैप क्या होता है ये पता होना चाहिए। और जो पॉल्यूशन, ये रिपोर्ट में काफ़ी कुछ डीप में इन्होंने बताया है, तो सारा कुछ नहीं लेकिन कुछ डेटा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है पहले तो कि यहाँ पर ग्रैप 4 लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आप अगर पूरी तरीके से ग्रैप 4 के जो मानक हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर उसके बाद आप मतलब ग्रैप 4 के मानक पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, तो हम ये सारा जो बैन वगैरह कर रखा है कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे वो सारा फिर वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो ग्रैप में जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं तो सारा याद नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर ये एक बार पढ़ लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सीवियर प्लस और सीवियर, तो पहले सीवियर और सीवियर प्लस होता क्या ये तो समझ लें। तो देखो ग्रैप की अगर बात करते हैं तो ग्रैप है क्या, ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। इसमें जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 8 गैसेस हैं उनको देख करके बताया जाता है, जिसमें आपकी PM2.5, PM10, आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो भी फेमस जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो भी फेमस गैसें हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इनका सबका मिला जुला स्वरूप है, जिसकी जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो देखिए इस पर कुछ रेस्पॉन्स बना है। तो स्टेज 1 का कौन सा होता है, 201 से लेकर के 300, तो वो हम स्टेज 1 का ग्रैप बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टेज 2 का मतलब हुआ कि 300 से 400, स्टेज 3 का मतलब हुआ यहाँ पे 400 से 450, और स्टेज 4 का मतलब है 450 से ज़्यादा। तो अभी दिल्ली की अगर बात करें ये तो 500 के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। कई जगह तो और बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार न्यूज़ वगैरह में आता है कि जहांगीरपुरी वाला जो इलाका है वहाँ 800 वगैरह भी क्रॉस कर चुका है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है ना, सीवियर प्लस कैटेगरी में हम लोग आ चुके हैं, है ना। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो लोग सीवियर प्लस कैटेगरी में आ चुके हैं। और हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है कि भाई हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के भी यहाँ पर बाइफर्केशन किया गया है ग्रेडेड में, ठीक है। तो आपको पहले तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि भाई 450 के ऊपर आते ही हम स्टेज 4 कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब सीवियर प्लस और सीवियर, ठीक है। तो सीवियर प्लस और सीवियर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो सीवियर प्लस और सीवियर ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसके मेजर्स हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि जैसे नो एंट्रीज ऑफ ट्रक हैं जो उनकी एंट्री नहीं होगी दिल्ली में किसी भी तरह से, है ना। सिर्फ अगर कोई इसेंशियल कमोडिटीज़, मान लीजिए कि कोई ऐसी रसद सामग्री आ रही है या कोई मेडिकल फैसिलिटी आ रही है तो उसको अलाउ किया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं होगा। इसके अलावा ऑड इवन है जो वो लागू करना बहुत ज़रूरी है।
पता करें कि स्कूलों में अगर बंद करने पर काम चल रहा हो तो बंद कर दीजिए, अगर नहीं चल रहा हो तो फिर वर्क फ्रॉम मतलब ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह जैसी चीज़ें हैं जो वो यहाँ पर बढ़ानी पड़े। तो ये कुछ प्रावधान है जो कि पहले से ही प्लान में फिट है ना, कि अगर आप इस स्टेज पर आते हैं इनमें से तो जिस भी स्टेज पर जहाँ चल रहे हो उस स्टेज को यहाँ पर पालन करना होता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम सीवियर प्लस में आ रहे हैं तो ये वाले हैं जो वो हमें इनका पालन करना होगा। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और ये कि टेरी अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि यहाँ पर आपको देखो इन्होंने क्या है कि पॉल्यूटेंट बता दिए हैं कि ये जो कुछ पॉल्यूटेंट है ना, यहाँ पर देखो PM2.5, PM10, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं कि आप जैसे आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, नेल पॉलिश हो गई, पेंट हो गया, वार्निश हो गई, इन सब से निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप वोलेटाइल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, मतलब उनमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो वो निकलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ समझिए, तो यहाँ पर PM2.5 की और PM10 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए PM2.5 और PM10 है जो, ये मतलब धूल कण की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा कण है ये, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ में आपको 44% दिखेगा, तो ये याद नहीं करना है कि 44% है कि कितना है। और यहाँ पर अगर PM10 की बात करेंगे तो ये 41%, तो ये भी यहाँ पर परसेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद करना है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने की जिम्मेदारी, मतलब सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कौन कर रहा है, PM10 और PM2.5 का, तो उद्योग कर रहे हैं। तो एक फैक्ट आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। वहीं अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 46% पावर प्लांट, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है जो वो पावर प्लांट है जो वो सबसे ज़्यादा अपनी आप कह सकते हैं भूमिका निभाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण में, ठीक है, एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड के आने का। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड में आप ये देख सकते हैं 66% क्या है, ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात है जो इनका सबसे बड़ा योगदान है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का में भी यातायात का ही योगदान है, ठीक है। और अगर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करें तो यातायात यहाँ पर भी, तो यातायात है जो वो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके लिए तीनों के लिए यातायात जिम्मेदार है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो पावर प्लांट जिम्मेदार है। PM10 की और PM2.5 की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज जिम्मेदार है। इसके अलावा दूसरा डेटा यहाँ पर यह भी बता रहा है कि PM10 है जो, अगर सिर्फ हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, सिर्फ यातायात की बात करें तो उसमें PM10 है जो वो सबसे ज़्यादा कौन, मतलब सारे अलग अलग ना याद करके मुझे लग रहा है टोटल वाला अगर याद करेंगे तो इतना बहुत है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अगर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का, सबसे ज़्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड का योगदान। उसके अलावा उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का, तो सेकंड नंबर पे फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा और जो थर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बस ये तीन बहुत है ना, ये तीन डेटा आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। प्रीलिम्स में डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो वो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लेंगे इनको तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि भाई क्या पॉल्यूशन को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के जो सॉल्यूशन है वो अभी तक हमारे पास नहीं आ रहा। अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स हैं जो वो आ रहे हैं कि भाई बहुत सारे सॉल्यूशंस को लेकर के इसमें बात होती है कि किस तरीके की क्या बॉडीज़ बनानी चाहिए, नई एजेंसीज़ बना लेनी चाहिए। लेकिन एजेंसीज़ जो हमारे पास मौजूद हैं वो एजेंसी अगर वो सारे काम इम्प्लीमेंट ठीक से करें, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई जब सर्दियाँ आती हैं सिर्फ तभी ये सारी बातें होती हैं। सर्दियाँ जैसी जाएंगी तो विंड स्पीड बढ़ जाएगी, सारा उड़ा करके ले जाएंगी और फिर उसके बाद सारी चीज़ें वापस से शांत हो जाती हैं। लेकिन हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए जो कि पूरी एक क्युमुलेटिव इफेक्ट हो, मतलब एक पूरा सबके साथ मिल करके एक इस तरीके की कुछ व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जिसमें कि साल भर इन चीज़ों पर काबू पाया जा सके, ठीक है। चलिए, रेस्पाइट द इंडियन प्लांटर्स एज द EU ग्रांट्स टाइम फॉर EUDR कंप्लायंस। EUDR की अगर बात करेंगे तो EUDR में क्या है, ऐसे समझिए कि यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है ना। बात यहाँ पर यह है कि यूरोपियन यूनियन ने एक पहल की है जिसके तहत डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जो वनों को काटने की समस्या है ना, वन जो काटे जा रहे हैं उनको रोका जा सके। तो वनों को काटना सबसे पहले तो ये रुकना चाहिए, ये सब लोग ये बात मानते हैं। वनों का काटना कैसे, क्योंकि देखिए वन है अपने आप में क्या है, कार्बन सिंक है
है ना। कार्बन को क्या है कि वो कार्बन के लिए सोखता है एक तरह से, है ना, हमारे कार्बन को सोखने का काम करते हैं हमारे नेचर में। तो उसके कारण ये जो आप कह सकते हैं कि अगर वन कट जाएंगे तो दो तरीके के नुकसान होंगे। एक तो ये सोखता है जो वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये भी है कि जो वो अपने अंदर भरे हुए हैं और भारी मात्रा में अगर वनों की कटाई होगी और अपने अंदर जो उन्होंने भरा हुआ है कार्बन को, अपने जड़ों में, अपने पत्तों में, अपने स्टेम्स में, सब जगह पर उन्होंने जो अपने कार्बन को भर रखा है वो भी सारा उत्सर्जित हो जाएगा। तो जो आज सोख रहे हैं वो और ज़्यादा उत्सर्जक बन जाएंगे, तो सोर्स बन जाएंगे, सिंक से सोर्स बन जाएंगे। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि EUDR ने एक पहल की है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि देखो, वनों को काट करके जिन जिन उत्पादों का प्रयोग होता है, जिन जिन उत्पादों का प्रयोग वनों को काट करके होता है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम उनको नहीं खरीदेंगे, ठीक है, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। वनों को काट के जो उत्पाद बनते हैं उनको हम नहीं खरीदेंगे। तो ये अपने आप में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एक चिंता का विषय बना है, स्पेशली भारत के लिए। तो भारत यहाँ पर क्या आ गया, क्यों आ गया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इनका कहना है कि देखिए, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट, अब EU की बात कर रहे हैं तो EU कोई एक देश तो है नहीं, ये तो समूह हो गया, है ना, समूह हो गया, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के सारे देश ऐसे किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे जो वन को काट करके जिनको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्पेशली बात करें तो पाम ऑयल, सोया, पाम ऑयल कुछ जो उन्होंने नाम लिए हैं, पाम ऑयल का नाम लिया है ना, सोया के बारे में बताया जा रहा है। पाम ऑयल हो गया, सोया हो गया, आपके कैटल्स को लेकर के, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, इनको लेकर के भी कहा जा रहा है। रबर और वुड, लकड़ी, ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट हैं। और देखिए, भारत की चिंता यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, क्योंकि अच्छा, एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी, कोकोआ, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत की सबसे बड़ी चिंता ये कॉफ़ी ही है, कॉफ़ी और ये रबर। क्योंकि अगर कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी में भारत अपना 70% आप देखेंगे तो भारत जितनी कॉफ़ी बनाता है उसका 70% EU में ही निर्यात करता है, यूरोपियन यूनियन में निर्यात करता है। तो क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन में ही निर्यात कर रहा है और वहाँ पे अगर ये बैन हो जाएगा तो फिर भारत को एक बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो हालांकि पहल तो अच्छी है, लेकिन इस पहल में बहुत सारे दूसरे एंगल भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मतलब ऐसे आपने अभी सुना होगा कि कुछ समय पहले अभी कार्बन CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में भी चर्चा आई थी, ठीक है। हालांकि ये वाली जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये EUDR वाली, ये एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ये अभी लागू होने वाला था दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर से लागू होने वाला था, दिसंबर 2024 से, जिसको बढ़ा करके 2025 कर दिया है। तो इंडियन प्लांटर्स के लिए अच्छी खबर है कि 1 साल का समय मिल जाएगा, तो इनके जो ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं वो यहाँ से निकाल लिए जाएंगे, है ना। इसके अलावा एक CBAM भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, ये भी EU से ही रिलेटेड है। क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या बात हो रही है? बात यहाँ पर ये हो रही है, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कार्बन बॉर्डर पर, है ना, बॉर्डर पर एडजस्ट कर देंगे, है ना। ऐसी कोई प्रणाली बना रहे हैं कि कार्बन को बॉर्डर पर एडजस्ट करेंगे। मतलब कहने का कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो मान लीजिए किसी भी देश में बना हो और उसमें कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को जिसमें कार्बन का उत्सर्जन होता है, वो अगर EU में आता है, EU में आएगा तो फिर क्या है, उसको परचेज नहीं किया जाएगा, ठीक है, परचेज नहीं किया जाएगा, ये बात हुई। तो फिर विरोध हुआ तो फिर CBAM आ गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर क्या करेंगे, कार्बन टैक्स लगा देंगे। क्यों कार्बन टैक्स का मुद्दा क्यों आ गया? आप ऐसे समझो कि मान लो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जर्मनी को ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कहा है कि पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा जो कार्बन का उत्सर्जन करता हो, ठीक। तो अब जर्मनी तो बना नहीं पाएगा। अब जर्मनी अगर बाहर से मंगाता है कुछ रॉ मटेरियल या कुछ भी, तो उसको मान लीजिए कि 100 रुपये का उसने मंगाया और फिर उसको बनाया, तो फिर बनाने में उसको 150 रुपये का बना, और फिर मार्केट में जब उसने 150 में लॉन्च किया, तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि बाकी दुनिया 100 में बेच रही है और आप इसको 150 में बेच रहे हो, है ना, एक तरह से ये बात हो गई। तो जब सब लोग 100 में बेच रहे हैं, आप 150 में बेचोगे तो आपका बिकेगा नहीं,
तो ये कंपटीशन खराब हो जाएगा। आप कह सकते हो इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इवन जॉब क्राइसिस आ जाएंगी इस जगह पर, और आप कह सकते हो कि जॉब की समस्या होगी, या आप कह सकते हो कि जीडीपी लॉस होगा, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। इस लिहाज से कि ताकि ये है जो वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना बढ़े, तो इस लिहाज से ये क्या कर रहे हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को ईयू में भेजोगे, यूरोपियन यूनियन में भेजोगे, तो आपका 100 में नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, इसमें 50 रुपये टैक्स लगा देंगे। हम इसमें क्या करेंगे, कार्बन टैक्स लगा देंगे। 50 रुपये का कार्बन टैक्स लगा के इसको 150 बना देंगे। हम उतना बना देंगे जितना हमारे यहाँ उस प्रोडक्ट की कीमत आ रही है ना। समझ पा रहे हैं आप। तो ये एक मैकेनिज्म है। हालांकि भारत इसके अगेंस्ट में है, भारत इसके अगेंस्ट में है। भारत कह रहा है कि भाई हम तो डेवलपिंग है, और CBAM है जो ये एक ऐसा है कि जो हिस्ट्री नहीं देख रहा है। हिस्ट्री आप देखो ना कि पहले ये जो समस्या है कार्बन की, वो हमारी तो है नहीं, मतलब अब तो ये पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन हमने तो पैदा नहीं किया। ये तो आप ही ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में अपना विकास करने के चक्कर में किया है, और अब उसकी वजह से आप हम पर सैंक्शन लगा रहे हो जब हम विकास कर रहे हैं। तो अभी हम क्योंकि डेवलपिंग नहीं है, तो हम तो ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे ही जिनसे कार्बन का उत्सर्जन होगा। अब क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन होगा तो उसकी वजह से आप हमारा मार्केट खराब करोगे। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसका भी CBAM है जो, इसका भी विरोध है जो वो किया जा रहा है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि पुतिन साइंस रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन बिटवीन द यूक्रेन वार, ठीक है। देखिए, मैं पहले थोड़ी सी कहानी बता दूं आपको। क्या है, यूक्रेन और रशिया 2 साल से ज्यादा हो गया, है ना, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। ये कैसा है, ये एक न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर देश है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियर देश है, और ये है एक नॉन न्यूक्लियर देश। अब आप सोचो कि नॉन न्यूक्लियर देश न्यूक्लियर देश से भिड़ा हुआ है, और 2 साल से वो मैनेज कर रहा है। कैसे मैनेज कर रहा है, तो कोई है जो इसको समर्थन दे रहा है। कौन है जो इसको समर्थन दे रहा है, आप ये कह सकते हो कि नाटो देश है जो वो इसको समर्थन दे रहे हैं, है ना। इनडायरेक्टली दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं, ठीक है। नाटो देश इसको समर्थन दे रहे हैं, और नाटो देश क्योंकि इसको समर्थन दे रहे हैं तो इस लिहाज से इनके साथ आराम से लड़ पा रहा है। तो नाटो देश में एक देश है जिसका नाम है USA, और आप ये बात जानते हैं कि USA और रशिया दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो जो बाइडेन का जो अभी स्टेटमेंट था उसमें यह था कि भाई USA जो भी वेपन, जो भी हथियार बना रहा है, जो हथियार आपको दे रहा है यूक्रेन को, उन हथियारों का प्रयोग आप कर सकते हो। काहे के लिए, डीप स्ट्राइक के लिए। डीप स्ट्राइक, ये शब्द याद रखें, डीप स्ट्राइक, है ना, इसका आप यूज़ कीजिएगा। डीप स्ट्राइक, इस शब्द को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। डीप स्ट्राइक मतलब कि अंदर तक आप मार कर सकते हो, और मतलब रशिया में आप इन वेपन्स का, जो USA के द्वारा बनाए गए इन वेपन्स का इस्तेमाल करके रशिया के साथ आप युद्ध में आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डीप स्ट्राइक करने की बात हो रही है यहाँ पर। जब नाटो का एक देश USA इस तरह की बात कह रहा है और यूक्रेन को पूरा खुला समर्थन दे रहा है, तो लिहाज मतलब सिंपल सी बात है कि प्रतिक्रिया तो आएगी। और प्रतिक्रिया में क्या आया, पुतिन की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर रहे हैं। नाभिकीय सिद्धांत है जो, उसमें हम बदलाव कर रहे हैं। ये क्या बात होती है नाभिकीय सिद्धांत, इसको मैं भारत के एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। सिद्धांत, अगर हम नाभिकीय सिद्धांत की बात करें तो नाभिकीय सिद्धांत को आप भारत के एंगल से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत न्यूक्लियर कंट्री है। उसके बाद भी भारत ने अपने सिद्धांतों में ये बात लिख रखी है कि भारत किसी पर भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। भारत किसी पर भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हो गई। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मतलब हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर कैसा भी किया तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी इतनी खतरनाक होगी, स्ट्राइक कैपेबिलिटी, है ना। सेकंड स्ट्राइक हमारा इतना खतरनाक होगा कि हम आपको वर्ल्ड के नक्शे से ख़त्म कर देंगे, है ना। विश्व के नक्शे से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये है भारत की नाभिकीय पॉलिसी। तो ये क्या कर रहा है, डिटरेंस पैदा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है ना। सामने वाले देश को पता है कि भाई ये इनकी पॉलिसी है, तो ऐसा नहीं करना है इनके साथ, ठीक है। अब इन्होंने भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में किया बदलाव। इन्होंने कहा कि अगर इन केस कोई नॉन नाटो देश, नॉन न्यूक्लियर देश, कोई भी नॉन नाटो देश हो या नॉन न्यूक्लियर देश हो, और वो हम पर
कन्वेंशनल वॉरफेयर करता है, मतलब नॉर्मल गोली, बंदूक और तोप, मिसाइल का प्रयोग करता है। नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर करता है, कन्वेंशनल वॉर करता है ना, युद्ध करता है वो हमसे, और उसमें वो मिसाइल का प्रयोग करता है, मतलब किसी भी चीज़ का प्रयोग करता है, ठीक है, कन्वेंशनल वॉर में। और यहाँ पर जो उसने हथियार यूज़ किए हैं, वो हथियार कहाँ से आए हैं? वो हथियार किसी नाटो देश से आए हैं। अगर वो हथियार किसी नाटो देश से आए हैं तो हम उस पर क्या करेंगे, मतलब मान लो उसने कोई बंदूक की गोली भी यूज़ की और वो गोली है जो वो किसी नाटो देश के यहाँ से आई हुई गोली है, तो हम उसको मान लेंगे कि ये युद्ध की चेतावनी है, हम उस पर न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, न्यूक्लियर वॉर है जो वो कर देंगे, ठीक है। नाभिकीय युद्ध है जो परमाणु हथियार से हम उस पर हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बदलाव किया। फिर से समझिए इस बात को। इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे हथियार का प्रयोग किया गया रशिया के विरुद्ध जो कि जिस हथियार को आपने कहाँ से मंगाया, नाटो देश से मंगाया है, तो हम उसको ये मानेंगे कि ये नाटो के द्वारा किया हुआ हमला है, तो हम उस पर क्या कर देंगे, न्यूक्लियर वॉर से है जो उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, एक बड़ी शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री का जो अभी नया जो दौरा है, इसमें इन्होंने कैरेबियन कंट्रीज़ में गए और कैरेबियन कंट्रीज़ में ये गुयाना के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या है, कैरीकॉम है ना, इन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रपोजेस द 7 की पिलर्स टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन द इंडिया एंड कैरीकॉम। इंडिया और कैरीकॉम कैरेबियन कंट्रीज़ को ही कहा जाता है, ठीक है। कैरीकॉम है जो वो ये जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं इनको ही कहा जाता है कि कैरेबियन कम्युनिटीज़ के लिए कैरीकॉम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या है, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए एक बार कि ये सारे ये जो 15 देशों का एक समूह है, एक तरह से ये है ना, 15 देशों का एक समूह है जिसमें कि कई सारे छोटे छोटे देश यहाँ पर शामिल है ना। इसमें कैरीकॉम का मतलब इस बार क्या है, इस बार जो कैरीकॉम का मतलब निकाला गया है वो थोड़ा सा अलग है। कैरीकॉम क्योंकि भारत कह रहा है कि हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो हम कैरेबियन देशों में प्रमोट कर सकते हैं, तो इसलिए इनके साथ हमारे रिश्तों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए कैरीकॉम है जो, उसमें यहाँ पर एक तो क्षमता निर्माण के बारे में बात हो रही है, मतलब सी से कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण, ठीक है। दूसरी यहां पर बात हो रही है ए से जो बात हो रही है वो हो रही है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को लेकर के बात हो रही है। आर से यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात हो रही है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। आई से जो बात हो रही है वो है यहां पर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन नवाचार, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी। सी से क्या है, दोबारा से जो सी है वो है क्रिकेट एंड कल्चर, क्रिकेट एंड कल्चर। कहने का मतलब क्या है, क्रिकेट एवं संस्कृति। ओ से क्या है, ओ का मतलब यहां पर क्या है, ओ का मतलब है ओशियन इकोनॉमी, ओशियन इकोनॉमी, समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्री अर्थव्यवस्था। और एम का मतलब यहां पर क्या है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, मतलब कहने का दवा एवं स्वास्थ्य, दवा एवं स्वास्थ्य, ठीक है।
तो ये है जो कैरिकॉम। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर इतने विस्तार में बताई है। ये जो बताई है वो उसका कारण यहाँ पर ये है कि देखो ये फुल फॉर्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कैरिकॉम कंट्रीज़ के लिए ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं, और जब हम दो देशों के साथ अपने संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जो कि पानी है जिसके आसपास, और हम उसके साथ सीमा भी साझा कर रहे हैं पानी के साथ, ठीक है। तो अगर वाटर के साथ जुड़ा हुआ है तो आप वहाँ पर ओशन इकोनॉमी वाली बात उसके साथ कह सकते हैं। नॉर्मली आप बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वो पॉइंट हैं जो आप हर जगह फिट कर लेंगे अपने आंसर्स में, ठीक है। तो कोशिश करिए इसको याद रखें, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है। इवन 150 मिलियन के आसपास का समर्थन है जो वो भी भारत ने कैरिकॉम को दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाए, और इस यहाँ पर मैं जो अपने इसका PDF है वो शेयर कर दूंगा, और जल्द ही मिलेंगे किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।